चलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं अभी। अपना इलस्ट्रेशन 5 हुआ था। ओके, अभी उसके आगे पढ़ेंगे पेइंग अ पार्टनर लोन इन इंस्टॉलमेंट। पार्टनर का लोन इंस्टॉलमेंट में कैसे पे करना है। जैसे कि हमने देखा है कि हम रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं, तो रिटायरमेंट के टाइम पे पार्टनर जब जाता है, रिटायर होता है, तो फर्म उसे कुछ पैसा देने वाली होती है। कितना? जितना उसका कैपिटल हो, है ना। जितना उसका कैपिटल होता है वो फर्म पे ड्यू होता है। फर्म पे ड्यू होता है मतलब पार्टनर्स पे ड्यू होता है, फर्म पे ड्यू होता है। तो फर्म उसका रिपेमेंट करेगी। रिपेमेंट कैसे कर सकती है? पूरा कैश में दे सकती है ना। या उसको एज अ लोन ट्रीट कर सकती है। अच्छा, रिटायरमेंट में मैं सेटलमेंट कुछ ऐसा कर सकता हूँ क्या? कैश की जगह उसे कुछ गुड्स दे दूँ। मेरे बुक्स में इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट्स दे दूँ, ऐसा कुछ कर सकता है? कर सकता हूँ क्या? हाँ, कर सकते हैं ना। कर सकते हैं। हमने कुछ एक प्रॉब्लम भी देखा था। बी रिटायर हो रहा था तो उसे हमने इन्वेस्टमेंट्स दे दी थी। प्रॉब्लम नंबर 4 था शायद, सेकेंड या फोर्थ। हमने जो रिटायरिंग पार्टनर था उसे इन्वेस्टमेंट्स दे दी थी, है ना। तो अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसकी जो फाइनल कैपिटल अमाउंट आती है, बैलेंस, वो हमें चुकानी है ना। एक तो उसे कैश में पेमेंट करेंगे, या उसे इन टर्म्स ऑफ काइंड्स पेमेंट करेंगे, या उसका जो कैपिटल है हमारे बुक्स में कंटिन्यू होगा एज अ लोन, है ना। उसे एज अ लोन हम ट्रीट करेंगे। अब जो लोन है, लोन किस तरह का लोन है? ठीक है, लोन ऐसा हो सकता है कुछ कि 6 महीने में पूरा रीपे कर दे, या 1 साल में पूरा रीपे कर दे, या हर महीने की एक इंस्टॉलमेंट बना ले, ईएमआई जैसा, है ना। तो ऐसा कुछ भी अरेंजमेंट हो सकता है। तो बेसिकली जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसकी जो कैपिटल है उसको अगर हम लोन ट्रीट कर रहे हैं तो वो हमारे बुक्स में लाइबिलिटी साइड आ जाएगा, पार्टनर्स लोन। और उसे नॉर्मल लोन की तरह ट्रीट करेंगे और जो भी टर्म्स कंडीशन है उस तरह रिपेमेंट करेंगे। ठीक है, इसमें नया सीखने लायक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको हम एक न्यूमेरिकल के जरिए समझेंगे। या ये एक एग्जाम्पल देख लो। ये एग्जाम्पल में क्या है कि एक पार्टनर रिटायर हुआ है और उसका लोन 30,000 बचता है। पेज नंबर 97, 3.97। ठीक है, 30,000 का उसका लोन बचता है। 4 इंस्टॉलमेंट्स होती है और 6% का इंटरेस्ट है पर एनम। ठीक है, 6% पर एनम का इंटरेस्ट है। मतलब क्या बातें कही हमने? प्रिंसिपल कितना हो गया उसका? 30,000। रेट हो गया उसका 6%। और एनुअल इंस्टॉलमेंट हमें दी हुई है, कितनी है? 7,500। 7,500। ठीक है, एकदम सिंपल है, कुछ भी ब्रेन नहीं लगानी है। तो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, लोन में लोन अकाउंट आया कहाँ से है? कैपिटल से आया है। तो उसकी एंट्री क्या थी? रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन, है ना। ऐसे ही क्लोज करते थे ना हम, ऐसी ही एंट्री पास करते थे ना अभी तक जो न्यूमेरिकल्स की। तो ये हमारे लोन में क्रेडिट बैलेंस आ गया 30,000 का। ठीक है, अब 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा उस पर? 30,000 इंटू 6%, कितना हो रहा है वो? 1,800 हो रहा है, हो रहा है ना। तो बाय इंटरेस्ट 1,800। ठीक है, पेज नंबर 9.9, 3.98। ठीक है, और हमारा इंस्टॉलमेंट कितना है? 7,500 प्लस ये इंटरेस्ट 9,300 का हमने इंस्टॉलमेंट पे किया, बैलेंस बचा इतना। फिर नेक्स्ट ईयर ये यहाँ आ गया, इस पे हमने 6% से इंटरेस्ट लिया, इतना है। इंस्टॉलमेंट हो गया हमारा 7,500 जो फिक्स्ड है, प्लस ये 8,850, बैलेंस बचा 15,000। 15,000 आ गया उस पे 6%। सिंपल है ना। देखो, पार्टनर का कैपिटल कितना है? 30,000 का था, उसको हमने लोन में कन्वर्ट किया। तो क्या एंट्री करते हैं हम? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन 30,000, है ना। तो
ये अपना लोन अकाउंट है, लोन अकाउंट में 30,000 का बैलेंस आ गया। अब उस पर इंटरेस्ट क्या रेट से है? 6%। देखो यहाँ क्वेश्चन में दिया है 6% का इंटरेस्ट है, तो 6% 1,800 कितना है? 1,800, तो इतना हो गया 31,800। अब हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी की है? 7,500 की फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट्स है हमारी, तो ये 7,500 प्लस ये 1,800 का इंटरेस्ट, इतना 9,300 वी हैव पेड। सो द बैलेंस रिमेन्स 22,500 and this closing balance becomes the opening balance. Now 6% on this opening balance, 22,500 into 6%, that comes to 1,350, and again our installment is of rupees 7,500 plus the interest accruing, it comes to 8,850, and the balance remains 15,000. Now this balance becomes the opening balance into 6%, that comes to 900, and our installment is of rupees 7,500 plus the accruing interest, that is 900, total comes down to 8,400, balance 7,500. Easy na? ठीक है, okay. Now let's solve illustration number 6. Messrs X is a partnership firm with the partners A, B and C sharing profits and losses in the ratio of 3:2:5. The balance sheet of the firm as on 30th June 2015 was as under. Okay. It was mutually agreed that B will retire from partnership and in his place D will be admitted as a partner with effect from 1st July 2015. Okay. For this purpose, the following adjustments. Goodwill of the firm is to be valued at rupees 2 lakhs due to firm's locational advantage, but the same will not appear as an asset in the books of the reconstituted firm. अच्छा, बिफोर दिस हमने जितने भी गुडविल की एडजस्टमेंट्स की है, क्या उसमें हमने बैलेंस शीट में गुडविल दिखाई है क्या? नहीं ना। हम वी आर एडजस्टिंग द गुडविल थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट किया, लूजिंग पार्टनर को क्रेडिट किया, है ना। मतलब ये जो एंट्री है ये नहीं भी देते वो विल नॉट अपीयर एज एन असेट इन द बुक ऑफ द रिकंस्टिट्यूट फर्म। ये यूजलेस डेटा है ना, कुछ काम का नहीं है। एंड ड्यू टू फर्म्स लोकेशनल एडवांटेज गुडविल है, ये भी यूजलेस डेटा है हमारे लिए, है ना। तो ऐसी फालतू बातों पे ध्यान नहीं देना एग्जाम में। मतलब ये जो आता है ये सिर्फ घुमाने के लिए आता है, इसको पढ़ के ऐसा कुछ सोचना नहीं कि यार बैलेंस शीट में अपीयर नहीं करना है। नहीं तो भी हमने इतने प्रॉब्लम्स किए, कहाँ हमने गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाई? नहीं दिखाया ना। वी आर एडजस्टिंग द गुडविल थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग कैपिटल, टू से जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनके कैपिटल को क्रेडिट। बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरीज आर टू बी वैल्यूड एट 90% एंड 85% ऑफ द रिस्पेक्टिव बैलेंस शीट वैल्यूज। ठीक है, मतलब वैल्यू कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है। इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर। देखो अभी हमने बात की थी ना कि रिटायरिंग पार्टनर का जो पैसा है वो कैसे डिस्चार्ज करते हैं, एक तो कैश देते हैं या लोन दिखाते हैं या उसे कोई असेट दे देते हैं। So in this problem we are giving him the asset, that is investments, है ना। investments हम उसे दे रहे हैं। trade receivables are considered good only up to 90% of the balance sheet figure, balance be considered bad. In the reconstituted firm the total capital will be rupees 3 lakhs which will be contributed A C D। ये कर लिया है क्या आपने सॉल्व उस दिन? हाँ, ऐसा वाला किया है, ठीक है। The amount due to retiring partner shall be transferred to his loan account। ठीक है, ट्राई करो एक बार, जल्दी से करना ट्राई, मतलब पहली बैच लेट स्टार्ट हुई आज, करो ट्राई या इसको स्किप कर दूं? हाँ करना है, करो फिर जल्दी करो, सॉल्व करो जल्दी से। हाँ हाँ कैलकुलेटर से कर लो।
हमें हर प्रॉब्लम सीक्वेंस में सॉल्व करना है, जो भी एडजस्टमेंट्स होती है ना, एडजस्टमेंट 1 2 3 4 ऐसा सीक्वेंस में जाने का, ताकि कोई एडजस्टमेंट हमारी स्किप ना हो, ठीक है। और रिटायरमेंट के केस में देख लेने का कि डायनामाइट्स है क्या, रिजर्व है क्या। अगर रिजर्व है तो उसको क्वेश्चन पेपर में पहले ही हाईलाइट कर लेने का, या आंसर शीट पे कहीं लिख लेने का रिजर्व्स का ट्रीटमेंट देना है। या ऐसा भी कर लो कि पहला जर्नल एंट्री रिजर्व का पास कर ही देना, ठीक है। मतलब रिजर्व हिडन एडजस्टमेंट है, उसे भूलना नहीं है कभी। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट किसका कर रहे हैं हम, गुडविल का। सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालो, निकल रहा है क्या, निकल गया, ओके। तो गुडविल का वैल्यू कितना आ रहा है बी का, बी के लिए बी का शेयर कितना हो रहा है 2, बी को 40,000। हम्म, हाँ, न्यू पार्टनर तो है ही नहीं ना इसमें, डी आया है क्या, अच्छा अच्छा। ए का कुछ गेनिंग हो रहा है क्या, बी का आ रहा है आपका 2/10, सी का 1/10, ओके। और डी का क्या है, सेक्रीफाइस हो रहा है, मतलब गेन हो रहा है, आ रहा है, तो ठीक है। तो पहला एंट्री क्या हो रहा है हमारा, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इट कम्स टू 60,000 टू बी टू सी 40,000 एंड 20,000, ओके। गुडविल के बाद क्या दिया, प्लांट मशीनरी रिवैल्यूएशंस है, जनरल एकदम। रेगुलर और पैच वाले कौन कौन है अभी इसमें, बाकी सब फास्ट ट्रैक वाले हैं क्या, आप फास्ट ट्रैक वाले हो, फर्स्ट डे से इसमें ही बैठ रहे क्या। हो गया, ठीक है, जम रहा है। गुडविल का सबसे पहला हमने एडजस्टमेंट कर लिया, ओके। उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, रिवैल्यूएशन करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कुछ ऐसा बन रहा है कि आपका बिल्डिंग का वैल्यू कम हो रहा है 20,000, प्लांट मशीनरी 57,000। बैड डेट्स का क्या करेंगे, बैड डेट्स फायदा है नुकसान है हमारा, नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट किया हमने। इन्वेस्टमेंट्स का क्या किया हमने, रिवैल्यू किया, क्या, हाँ, हम्म हम्म, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू इन आर बैलेंस शीट इज ऑफ ₹22,000, बट इन द एडजस्टमेंट नंबर बी दे आर सेइंग कि पार्टनर इज टेकिंग ओवर द इन्वेस्टमेंट्स एट द रेट ऑफ 25,000। इन इट मीन्स कि पहले हमने इन्वेस्टमेंट्स को रिवैल्यू किया, 3,000 से बढ़ाया है, ठीक है। पहले 3,000 से बढ़ाने का है उसको, इसको अंडरलाइन कर लो, नहीं तो हम नॉर्मली क्या करते हैं 3,000 से बढ़ाना छोड़ देते हैं।
सीधा कैपिटल में डेबिट कर देते हैं हम 25,000, लेकिन बैलेंस शीट में देखते ही नहीं कि वैल्यू कितनी है। बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी है वो देखने का पहले, बैलेंस शीट में 22,000 ही है। ठीक है, और कुछ ऐसा है इसमें समझने लायक? हाँ हाँ हाँ, ए सी डी कर दो उसको। ए सी डी होगा, मिस प्रिंट होगा वो। ए सी डी है वो, देखो पेज नंबर 8.10 में ये ए सी डी करना है, ए सी डी। देखो ये बैलेंस यहाँ अपीयर हो रहा है ना इनके कैपिटल अकाउंट्स में, 90, 120 एंड 90। ठीक है, कोई एडजस्टमेंट समझनी है क्या इसमें? ठीक है, पहला जर्नल एंट्री क्या हुआ हमारा, गुडविल का हो गया। ठीक है, सेकंड हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन किया, बिल्डिंग को कम किया, प्लांट मशीनरी को कम किया, बैड डेट्स को कम किया, इन्वेस्टमेंट्स को 3,000 से बढ़ाया। बैलेंस बचा कितना है हमारा, 87,900। लॉस है प्रॉफिट है? क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो जो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है वो निकाल लेंगे हम, ए बी सी डी, ए बी सी डी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कितना आ रहा है, कितना है, 1,04,000 है ना पहले का? हाँ, 1,04,000, 76,000, 1,40,000। डी का कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाद में हमने क्या किया, गुडविल का एंट्री पास किया, क्या किया, किसको डेबिट किया, डी को, कितने से, 60,000 से। ठीक है, टू बी एंड सी ना। ठीक है, तो बाय डी कितना आएगा, बी को कितना है 40 एंड सी को कितना है 20,000। ठीक है, गुडविल के बाद में क्या है, सेकेंड एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन, क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा डेबिट में, है ना, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना आ रहा है, 26,370। बी का कितना आ रहा है 17,580 और सी का 43,950। ओके, उसके बाद में थर्ड एडजस्टमेंट का क्या है, हाँ इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स लेके जा रहा है बी, तो क्या कर देंगे, टू इन्वेस्टमेंट्स, है ना, बी के इसमें कितना 25,000 लिख लूँ। ओके, और क्या हो रहा है बाद में क्या हो रहा है, सी में क्या है, 3 लाख का कैपिटल करना है, और कंट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मतलब ए का कितना होना चाहिए, सी का और डी का, ए का होना चाहिए 90,000, डी सी का 1,20,000 और डी का 90,000। अभी ए का आ कितना आ रहा है, करो क्लोज इसको, ए का बैलेंस आ कितना रहा है, टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना चाहिए हमको, ए का 90,000 चाहिए, बी का नील, सी का 1,20,000, 90,000। देखो ये सीक्वेंस समझ के लो, सीक्वेंस, बैलेंस कैरेट डाउन हमेशा लास्ट में नहीं आता है ना, हमको बैलेंस कैरेट डाउन का फिगर दे दिया है 90,000, 120, 90, ये कहाँ से आया, ये समझा क्या, समझा ये सभी को, किसको नहीं समझा? क्वेश्चन बोलता है कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना, कैपिटल कितना चाहिए, 3 लाख, है ना, 3 लाख का कैपिटल चाहिए, और कौन से रेशियो में चाहिए, 3:4:3, है ना, 3:4:3, और पार्टनर्स कौन है, ए सी डी।
तो कितना आ रहा है, ए का कैपिटल कितना आ रहा है, 90,000, 1,20,000, 90,000, गेट लगा लो वो, है ना। इसके पहले ऐसे दो न्यूमेरिकल और सॉल्व किए अपन ने जो इससे डिफिकल्ट थे, इलस्ट्रेशन 2 में देखा था हमने, ठीक है। अब ए का होना चाहिए कितना, 90,000, ठीक है। तो शॉर्टफॉल कितना गिर रहा है, शॉर्टफॉल है कि ज्यादा है, देखो बैलेंस निकालो, शॉर्टफॉल है तो पैसा लाएगा, तो बाय बैंक कितना लाना चाहिए उसने, 12,370। इसको बैलेंसिंग फिगर को ऐसा बॉक्स कर देना, ठीक है। और सी कुछ लाएगा क्या, लाएगा कितना, 3,950, ठीक है। और व्हाट अबाउट डी, 1,50,000 लेके आएगा, तो ये बैलेंसिंग फिगर है ना, ठीक है। हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व। इसमें किसी को कोई दिक्कत गई क्या, हाँ जमा सभी को, क्या बोले, गुडविल के लिए तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए मैडम। आज ये प्रॉब्लम के बाद हमने टोटल 44 न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए, और 44 में से अराउंड 40 न्यूमेरिकल्स में गुडविल था, इसमें कंफ्यूज हुआ, ठीक है। गुडविल का वैल्यू कितना है बोलते हो, हाँ गुडविल का वैल्यू है 2 लाख। तो गुडविल का करने का क्या, अपने को कुछ भी नहीं, अपने को क्या करने का है, गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का है, ठीक है। ये निकला क्या आपका, ए का कितना गेन हुआ, 0, बी का, हाँ 2/10 सेक्रीफाइस हुआ, सेक्रीफाइस हुआ, सी का, डी बी का सेक्रीफाइस हुआ क्या, हाँ, और सी का, सी का क्या हुआ, सी का गेन हुआ, सेक्रीफाइस हुआ कितना, 1/10, और डी का, हाँ डी क्यों फाइंड करेंगे, अरे डी का गेन हुआ ना, डी पार्टनर आया, देखो ये अपन ने किया ना, डी डी का गेन हुआ तो ये 60,000 किया ना अपन ने, हाँ हाँ। अच्छा तो आप ऐसा करते हो कि बैलेंसिंग फिगर डाल देते हो क्या वो, कैसे, 2 लाख इंटू 3/10, तो मतलब उसका कितना हुआ, गेन हुआ, 3/10 का गेन हुआ। तो जिसका सेक्रीफाइस हुआ उसको क्रेडिट करने का, तो किसका सेक्रीफाइस हुआ, बी का, टू बी टू सी, अमाउंट क्या आएंगी, 40,000, 20,000, और जिसका गेन हुआ उसको डेबिट करने का, डिस कैपिटल 60,000। अपने आप ये एंट्री टैली होती है, हर न्यूमेरिकल में यही तो कर रहे हैं ना अपन, जिसका गेन हो रहा है उसको डेबिट कर रहे हैं, जिसका सेक्रीफाइस हो रहा है उसको क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अगला इलस्ट्रेशन देखना है। और किसी को किसी कंसेप्ट में दिक्कत है क्या, देखो पार्टनरशिप फुल एंड फुल फ्लेज कंप्लीट कर लो यहीं पे, घर पे पढ़ने का काम नहीं पड़ना चाहिए पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में न्यूमेरिकल आता है और ये सेम टॉपिक इंटरमीडिएट में कैरी फॉरवर्ड है, 50% सेम है, थोड़ा ही नया एडजस्टमेंट है, ठीक है। अब देखेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी, किसी को कोई कल्पना है, किसी को कोई आइडिया है क्या है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, हाँ करो।
अच्छा, फर्म एक इंश्योरेंस लेती है, अच्छा, पार्टनर्स मिल गए, क्यों, किसका लेते, असेट्स का? अच्छा सर, फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है, आज सब बढ़िया चल रहा है, कल क्या होगा ये पता नहीं, ठीक है, इसीलिए ये कंसेप्ट आया है इंश्योरेंस का। इसीलिए कंसेप्ट क्या है इंश्योरेंस का? जैसे कि मेरे पास है चमचमाती ऑडी 50 लाख की, मैंने कल खरीदा, शोरूम से निकला, एक्सीडेंट हो गया, तो 50 लाख गए पानी में, इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे मेरा जो नुकसान हुआ है उसका भुगतान करके देंगी। इंश्योरेंस कंपनी विल मेक गुड माई लॉसेस, है ना, जितना मेरा नुकसान हुआ है उसका प्रॉपर वैल्यूएशन निकलेगा, एक्चुअल वैल्यूएशन, और मुझे पैसा मिलेगा, है ना। तो हम इंश्योरेंस किसका करते हैं? पार्टी, एक्सीडेंट हो रहा है मेरा और आप बोलते हो पार्टी कितनी चोट लगी है मुझे। हम इंश्योरेंस किसका करते हैं? असेट्स का करते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि हमारी जिंदगी एक बहुत बड़ी असेट है ना? तो लाइफ इंश्योरेंस होना जरूरी है ना। ओके, अब हम पार्टनरशिप में इंश्योरेंस क्यों पढ़ रहे हैं? जैसे कि अब 3 पार्टनर है, उसमें से कोई पार्टनर गियो, भगवान को प्यारा हो गया, तो अगर कोई पार्टनर मर रहा है या डिसीज हो रहा है, उसका डेथ होता है, तो फर्म को कोई नुकसान है क्या? फर्म को कोई नुकसान है क्या? है ना, ऑब्वियस सी बात है, एक बड़ा मैनेजमेंट लूज हुआ है। इतना ही नहीं सर, मैनेजमेंट लूज हुआ है वो तो एक अलग बात होगी, पैसों का नुकसान है क्या हमें? पैसों का, है ना, इतने दिन से हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल का निकाल रहे हैं ना, उसका कैपिटल कितना है। जैसे अभी बी रिटायर हुआ, तो बी को हमने कुछ पैसा दिया ना रिटायरमेंट पे, 25,000 की इन्वेस्टमेंट दे दी, कुछ पैसा उसका एज अ लोन ट्रीट किया। तो हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न है, चलते चलते अगर कोई पार्टनर लुढ़क जाता है तो उसके जो एग्जीक्यूटर है उन्हें पैसा देना पड़ेगा, है ना। पैसा लाएंगे कहाँ से? पैसा तो पूरा बिजनेस में लगा है ना। जो भी पैसा था उसका हमने क्या किया, एसी लगाया, वाटर कूलर लगाया, लैपटॉप लिया, चाय का मशीन लिया, कॉफी का मशीन लिया, है ना, यही सब किया ना, असेट्स में कन्वर्ट हो गया वो। अब रातों रात अगर कुछ ऐसा घटना होता है, ऐसी घटना होती है, तो हमें उसे पैसा देना पड़ेगा। फर्म के पास इतना पैसा होगा क्या? तो फर्म क्या करती है, इंश्योरेंस निकालती है। फर्म क्या करती है, इंश्योरेंस निकालती है। किसका? पार्टनर्स की लाइफ का, कि जो सोनू मोनू टोनू जो 3 पार्टनर है उनमें से अगर किसी को भी कुछ होता है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा देगी, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा देंगी। तो ये क्या हो गया, इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि सोनू मोनू टोनू तीनों की लाइफ का इंश्योरेंस तो अलग अलग होगा। जैसे कि अगर सोनू 55 साल का है और उसको अगर कुछ होता है तो कुछ पैसा मिलेगा, ₹1,00,000। और मोनू अगर सिर्फ 25 साल का है, IITian है, और उसकी लाइफ को कुछ होता है तो 1,00,000 मिलेगा कि ज़्यादा मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा, है ना। और अगर टोनू 30 साल का है और चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी लाइफ को कुछ होता है तो कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा? ज़्यादा। मतलब ये बात तो तय है सर कि तीनों पार्टनर की लाइफ की कीमत अलग अलग है ना, लाइफ की वैल्यू अलग अलग है। किसी को कोई डिसीज है, किसी का एज कम है, ज़्यादा है, ठीक है, तो इन वजह से हर किसी की लाइफ की वैल्यू अलग है। तो हम एक ऐसा कर सकते हैं कि तीनों की सेपरेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकालेंगे, ठीक है। सोनू का प्रीमियम अलग जाएगा, मोनू का अलग जाएगा और टोनू का अलग जाएगा, ठीक है। देगी कौन? फर्म ही देगी। खर्चा कौन बेयर करेगा? फर्म। लेकिन तीनों की 3 अलग अलग पॉलिसीज निकाली हमने, ठीक है। एक तो ऐसा हो सकता है, या दूसरा क्या हो सकता है कि सोनू मोनू टोनू तीनों की एक ही पॉलिसी निकाले, एक ही जॉइंट लाइफ पॉलिसी निकालेंगे हम, ठीक है। और पैसा कौन देगा? फर्म, ठीक है। तो अब आज सोनू मोनू टोनू में से किसी को कुछ नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन मोनू रिटायर होना चाहता है, मोनू रिटायर होना चाहता है। तो हमने देखा है जब मोनू रिटायर होता है सब लूट के लेके जाता है, वो गुडविल लेके जाता है, रिजर्व्स लेके जाता है, प्रॉफिट का शेयर लेके जाता है ना, मतलब उसके कैपिटल में जो कुछ भी आता है सब लेके जाता है।
तो क्या आपको लगता है कि जेएलपी भी लेके जाना चाहिए उसने? जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या हमारी एक असेट है ना, कि लाइबिलिटी है? बोलो, असेट है कि लाइबिलिटी है? असेट है। क्यों? पैसा मिलेगा ना सर। ये जो लाइफ पॉलिसी है पैसे में कन्वर्ट होने वाली है, जो पैसों में कन्वर्ट हो रहा है वो मेरा असेट है ना। तो क्या आपको लगता नहीं है कि मोनू जब रिटायर होगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी में भी पैसा मांगेगा वो? अच्छा, जेएलपी आया कहाँ से? हमारा जो हर साल प्रॉफिट होता है उसी में से तो हमने उसका प्रीमियम पे किया ना। तो ये जो असेट है ये फर्म की असेट है ना, और फर्म पे मोनू का अधिकार है कि नहीं है? है ना। तो मतलब मोनू जब रिटायर होगा तो हमको जेएलपी का भी उसे शेयर देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, पॉलिसी मैच्योर कब होती है? कहाँ से हो जा रही है? हाँ, तो पॉलिसी मैच्योर कब होती है? जब तीनों में से कोई पार्टनर को कुछ होगा, है ना, किसी की डेथ होगी तो पॉलिसी मैच्योर होगी, या टेन्योर खत्म हो गया। जैसे कि लाइफ पॉलिसी का टेन्योर था 5 साल, ठीक है। 5 साल में ऊपर वाली की दया से किसी को कुछ नहीं हुआ तो वो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। या अगर 5 साल के बीच में किसी को कुछ हो जाता है तो फिर हमें पैसा मिलेगा, मतलब मैच्योर हो जाएंगी, ठीक है। अब मोनू जो है वो रिटायर कब हो रहा है? मैच्योरिटी पे हो रहा है। मैच्योरिटी पे हो रहा है क्या? वो पहले हो रहा है ना, वो कभी पहले हो रहा है। तो जब वो पहले रिटायर हो रहा है तो फिर जेएलपी की वैल्यू क्या रहेगी? जेएलपी की वैल्यू क्या रहेगी? सरेंडर वैल्यू समझता है क्या? सरेंडर वैल्यू समझता है क्या? अच्छा, आपको इंश्योरेंस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम क्या? हाँ। अच्छा, ये जेएलपी पहले पढ़ा नहीं है क्या आपने? देखो क्या होता है, लाइफ पॉलिसी है, ठीक है। ये इसका हम क्या करते हैं, हर साल प्रीमियम भरते हैं, ठीक है। प्रीमियम कौन भर रहा है? हमारा फर्म भर रहा है। फर्म भर रहा है मतलब सोनू, मोनू और टोनू तीनों पार्टनर का उसमें कुछ जा रहा है, ठीक है। अब मोनू रिटायर हो रहा है। अब मोनू रिटायर हो रहा है तो ये जो प्रीमियम भरा है ये मोनू के जेब में से भी गया है ना। जब मोनू रिटायर हो रहा है तो वो फर्म को लूट के ले जा रहा है, गुडविल में शेयर मांग रहा है, प्रॉफिट में शेयर मांग रहा है, रिजर्व्स में शेयर मांग रहा है। तो इन शॉर्ट पूरी असेट्स और लाइबिलिटी का नेट ऑफ उसके शेयर के हिसाब से लेके जा रहा है ना। और हमारी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी कहाँ है? असेट्स में है ना। तो ये भी वो लेके जाएगा, ठीक है। तो जेएलपी की तो वैल्यू हमको कब पता चलती है? जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है वो दो बातों पे पता चलती है। किसी की अगर डेथ हो रही है तो हमें पैसा मिलता है, या मैच्योरिटी हो रही है पॉलिसी की, ठीक है। डेथ मतलब कोई मर रहा है, या मैच्योरिटी मतलब उसका टेन्योर खत्म हो रहा है, ठीक है, टेन्योर खत्म हो रहा है। लेकिन जो मोनू है, मोनू रिटायर हो रहा है मतलब किसी की डेथ हो रही है क्या? किसी की डेथ नहीं हो रही है। पॉलिसी मैच्योर हो गई क्या? पॉलिसी भी मैच्योर नहीं होगी, पॉलिसी मैच्योर होने को टाइम है। तो फिर मोनू को जेएलपी में क्या मिलेगा? उसका शेयर तो है ना, जेएलपी में उसका शेयर तो है। फिर कैसे देंगे उसको? हम क्या करेंगे, ये जो पॉलिसी है ना, पॉलिसी को सरेंडर कर देंगे। जैसे कि हमने एलआईसी से अगर पॉलिसी निकाली है तो एलआईसी को बोलेंगे कि जो हम पॉलिसी निकाली है उसको सरेंडर कर रहे हैं, मतलब खत्म कर रहे हैं। अब इसके आगे हम प्रीमियम नहीं भरेंगे, प्रीमियम नहीं भरेंगे। तो अगर हम सरेंडर कर रहे हैं तो एलआईसी हमें क्या देगा? पैसा, ठीक है। एलआईसी हमें पैसा देगा। तो ये जो पैसा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सरेंडर वैल्यू बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? सरेंडर वैल्यू। अच्छा, ये सरेंडर वैल्यू आपको क्या लगता है कि जैसे अगर मेरी पॉलिसी 10 लाख की है, 10 लाख मतलब अगर किसी को कुछ होता है
तो कंपनी मुझे 10 लाख देगी, है ना, इतना मुझे रिएम्बर्समेंट मिलेगा, कंपेंसेशन मिलेगा इतना, ठीक है। लेकिन अगर मैं सरेंडर कर रहा हूँ तो मुझे 10 लाख मिलेगा, या 10 लाख से ज़्यादा मिलेगा, या 10 लाख से कम मिलेगा? क्या मिलेगा? कम मिलेगा। जो भी मिलेगा अच्छा मिलेगा। 5 लाख मिल गया, ठीक है। अब ये 5 लाख पे किसका किसका अधिकार है? सोनू, मोनू और टोनू का। रिटायर कौन हो रहा है? मोनू। तो मोनू ये उसका जो भी शेयर है, जैसे 3:2:1 है, तो ये 5 लाख का 3:2:1 में जो भी उसका शेयर आ रहा है वो लेके जाएगा। ये पैसा कहाँ जाएगा? उसके कैपिटल को क्रेडिट हो जाएगा, ये उसके कैपिटल को क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये पैसा उसके कैपिटल को क्रेडिट हो जाएगा। तो यही है हमारा कंसेप्ट जॉइंट लाइफ पॉलिसी का। समझा क्या ये? किसी को नहीं समझा ऐसा कोई है क्या? हाँ, आपको नहीं समझा कादम्बरी? अच्छा, किसको नहीं समझा? बहुत सुस्त लग रहे हो आप लोग। हाँ, समझा क्या? ईशावरी, श्रावरी, समझा? आपको समझा मैडम? नहीं? अच्छा, क्या नहीं समझा आपको ये बताओ आप। देखो, अच्छा आपको ये बात समझिए कि ये अपनी बैलेंस शीट है, ठीक है। यहाँ पे अपना असेट्स है, यहाँ कैपिटल है और यहाँ लाइबिलिटी है, ठीक है। अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो उसका कैपिटल का बैलेंस लेके जाता है, ठीक है। तो इसके कैपिटल में जो अमाउंट है वो तो लेके ही जाता है वो, लेकिन असेट्स माइनस लाइबिलिटी करके हम रिजर्व्स को रिवैल्यू करते हैं, रिजर्व्स का बैलेंस ले जाता है, असेट्स को रिवैल्यू करके जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो भी उसके कैपिटल में जाता है ना। तो असेट साइड में हमारी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या है? डेटर्स। असेट से लाइबिलिटी है, वो क्या है? असेट से। क्यों असेट से? वो उनसे पैसा आना है ना, उनसे हमें पैसा मिलने वाला है। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमारी क्या है? असेट्स है। क्यों? हमें LIC से पैसा आने वाला है, LIC से पैसा आने वाला है, ठीक है। अब पैसा कब आने वाला था? 2 कंडीशंस में आने वाला था। एक तो किसी की डेथ हो जाएगी तब, ठीक है, किसी की डेथ होगी तब पैसा आएगा, या दूसरा उसका टर्म मैच्योर हो गया, उसका टर्म मैच्योर हो गया पॉलिसी का, ठीक है। ये 2 केस में पैसा आने वाला है। लेकिन किसी की डेथ भी नहीं हुई अभी तक और टर्म भी मैच्योर नहीं हुआ। इसके ही पहले मोनू रिटायर होना चाहता है, मोनू रिटायर होना चाहता है। अब मोनू रिटायर होना चाहता है तो वो असेट्स को बांट लेंगे वो, है ना। उसमें मोनू का हर असेट्स में इक्वल शेयर है, मतलब जो भी उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उतना उसका शेयर है ना। तो हमें क्या करना है कि लाइफ पॉलिसी जो हमारे एसेट्स में दिख रही है उसको बांट लेना है, उसको शेयर कर लेना है, ठीक है। अब उसको शेयर कैसे करेंगे? जो भी उनका रेशियो है 3:2:1, ये रेशियो में शेयर कर लेंगे। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी लेंगे? वैल्यू कितनी लेंगे? हमको क्वेश्चन में दी होती है उसकी वैल्यू, और उस वैल्यू को हम बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू मतलब किसी की डेथ भी नहीं हुई, किसी की डेथ भी नहीं हुई और अभी तक पॉलिसी का टर्म मैच्योर भी नहीं हुआ, उसी के पहले हम बीच में जा रहे हैं कंपनी के पास कि अब इसके बाद हम प्रीमियम नहीं भर सकते, हमें हमारी पॉलिसी का जो भी वैल्यू हो रहा है अभी वो हमें लौटा दो, वो पैसा हमें दे दो, ठीक है। मान लो पैसा आ रहा है हमें 6 लाख, 6 लाख जो आया वो क्या हो गया? सरेंडर वैल्यू। वो क्या होगी? सरेंडर वैल्यू। और ये 6 लाख का क्या करेंगे? इन तीनों में बढ़ जाएगा ये रेशो में, ठीक है। मतलब जो बी है, मोनू है, उसको 6 लाख का 2% मतलब 2 लाख रुपया मिल जाएगा, ठीक है। उतना पैसा उसको मिल जाएगा, मतलब मिल जाएगा मतलब उसके कैपिटल को क्रेडिट हो जाएगा। जो भी उसे मिल रहा है हम उसको डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं ना उसकी कैपिटल को, ठीक है। अभी समझा मैडम? थोड़ा समझा कि पूरा समझा? थोड़ा समझा, पूरा समझा, ठीक है। इसके बाद अभी एक न्यूमेरिकल लेंगे, उसके बाद और एक बार समझेंगे ब्रेक, मतलब जिसको नहीं जमा वो ब्रेक में पूछो या क्लास के बाद पूछो। ये अभी क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इस पे देखते हैं न्यूमेरिकल है क्या हमारे पास कुछ। अच्छा, तो ये जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है इसका ट्रीटमेंट कैसा करना है अपने को, इसका ट्रीटमेंट कैसा करना है? इसके 3 अलग अलग ट्रीटमेंट है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक
ठीक है, एक एक देखते हैं। तो ये जो हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी है इसका क्या कर रहे हैं, प्रीमियम भर रहे हैं ना, प्रीमियम। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस का कंसेप्ट तो सभी को समझ रहा है ना, क्या है, गाड़ी का इंश्योरेंस निकालते तो हम प्रीमियम भरते हैं, उसी तरह लाइफ का इंश्योरेंस निकालते हैं तो प्रीमियम भरते हैं। तो जो हम प्रीमियम भर रहे हैं ना, तो उसको अलग अलग ट्रीटमेंट है। पहला ट्रीटमेंट लेते हैं कि व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। जो हम प्रीमियम भर रहे हैं उसको खर्चा समझ रहे हैं, खर्चा। तो अगर खर्चा समझ रहे हैं तो बहुत ही ईजी, कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं है। खर्चा होता है तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करते हैं, है ना। तो जो खर्चा है हम क्या करते हैं, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना, एम आई राइट, करेक्ट है। तो यहां हमारा खर्चा क्या है, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिंग एक्सपेंस रिकॉर्डेड, ये एक्सपेंस है ना अपना, है ना, एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया। अब सेकेंड एंट्री क्या होती है हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस में बुक करते हैं उसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, है ना, ऐसे ही करते हैं ना। तो सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट, है ना। तो अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम को खर्चा मान रहा हूं तो ये मेरे पास कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में आएगा क्या, असेट में आएगा, नहीं आएगा। हाँ, जॉइंट लाइफ पॉलिसी मेरी असेट बनेगी नहीं बनेगी, बुक्स में दिखेंगी कहीं, हाँ 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 कि ना, हाँ करूँ कि ना करूँ कि हाँ करूँ कि हाय, क्या करूँ। देखो, बटेगा, अच्छा, बटेगा कब, जब उसको हम सरेंडर करेंगे या मिलेगा, है ना। तो वो तो बहुत दूर की बात है, आज पहला ही साल चल रहा है और हम जेएलपी को जो प्रीमियम भर रहे हैं उसको एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं, एज अ खर्चा उसको बुक कर रहे हैं। तो वो हमारे बैलेंस शीट में कहाँ दिखेगा, नहीं दिखेगा, है ना, नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि वो खर्चा है ना, एक्सपेंस ट्रीट किया हमने, उसको असेट ट्रीट किया गया नहीं। देखो, असेट भी ट्रीट करेंगे कब, सेकंड में और थर्ड में, अलग अलग ट्रीटमेंट है हर चीज की। मतलब जेएलपी से अलग अलग तरीके से हम ट्रीट कर रहे हैं जेएलपी को। पहला ट्रीटमेंट क्या देख रहे हैं हम, उसको एज अ खर्चा ट्रीट कर रहे हैं, उसको खर्चा मान रहे हैं। तो हमारे बैलेंस शीट में खर्चा आता है क्या, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है सर, है ना। और देखो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में भेज दिया उसको, प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया वो, है ना। वो क्या है, खर्चा है, और खर्चे को हमने प्रॉफिट एंड लॉस में बुक कर दिया। कैपिटलाइज किया गया उसको, नहीं। तो हर साल क्या एंट्री होगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक्सपेंस कौन सा है, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। और ईयर एंड में क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम, ठीक है। अब एक साल बीत गया, 2 साल बीत गया, दूसरे साल के बाद में मोनू रिटायर हुआ। मोनू रिटायर हुआ तो हमने क्या किया, सरेंडर किया पॉलिसी को, व्हाट वी डिड, पॉलिसी को हमने सरेंडर किया। या कोई किसी की डेथ हो गई तो क्या हो गया, हमें पैसा मिला, सरेंडर करो तो पैसा मिलेगा, मैच्योर हो गया तो पैसा मिलेगा, या किसी की डेथ हो गई तो पैसा मिलेगा, ठीक है। इन तीन में से कोई भी इवेंट हो गई तो हमको यहाँ क्या मिल गया, मनी, पैसा मिल गया। तो इसकी क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, हाँ, क्या करेंगे, हमारे पास कोई जेएलपी का अकाउंट है क्या, नहीं। क्यों, उसको तो हमने खर्चा ट्रीट कर दिया, उसको हमने खर्चा ट्रीट कर दिया। अब जो आ रहा है वो तो मेरा इनकम है, अब जो मुझे मिल रहा है वो तो मेरा इनकम है ना। उसको मैंने ऐसे ट्रीट किया नहीं, लाइबिलिटी ट्रीट किया नहीं, हर साल की साल उसे खर्चा ट्रीट करके राइट ऑफ कर दिया। अब मुझे पैसा मिल रहा है, ये तो मेरा इनकम है, इनकम है ना, तो इनकम है तो बांट लो। नॉर्मली इनकम कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कहाँ जाता है, कैपिटल अकाउंट में, है ना, ऐसा ही होता है ना।
प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में जाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। अब इसमें हम डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, क्यों? क्योंकि कोई रिटायर हो ही रहा है और हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट वगैरह क्लोज कर ही रहे हम, तो डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। कैसे डालेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, क्या आया? पैसा आया है, टू सोनूस कैपिटल, टू मोनूस कैपिटल और टू टोनूस कैपिटल, है ना? इजी है। पहला एडजस्टमेंट समझा आपको? हमने लाइफ इंश्योरेंस को एक्सपेंस ट्रीट किया, तो क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया, है ना, खर्चा बुक कर दिया। और जब प्रीमियम, जब मैच्योरिटी पे बोलो या सरेंडर वैल्यू जब भी हमको मिली, उसको क्या ट्रीट किया? इनकम ट्रीट किया। तो लिख लो यहां पे लगे तो, एक्सपेंस बुक किया, जब प्रीमियम भरा, एक्सपेंस ट्रीट किया। मतलब P&L को डेबिट, ठीक है। और जब पॉलिसी का पैसा मिला, इनकम ट्रीट किया, इनकम ट्रीट करो, कैपिटल या P&L को क्रेडिट करो, ठीक है। हाँ, प्रीमियम पेड एक्सपेंस है, हाँ, ठीक है। लिख लिया, ठीक है। इलस्ट्रेशन 7th देखेंगे, लिख लो यहाँ पे 7th के बाद में केस 1 क्या ट्रेड किया अपन ने? एक्सपेंस ट्रेड किया, ठीक है। ऐसा लिख लेने का कि कौन सी स्पीसीज का न्यूमेरिकल है, मतलब पढ़ते टाइम हमको ध्यान में आ जाता है कि एक्सपेंस का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो क्या बोलता है सवाल? रेड वाइट एंड ब्लैक शेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दे टूक आउट अ JLP इन 2011 फॉर 50,000, अ प्रीमियम ऑफ 3,000 being paid annually on 10th June. द सरेंडर वैल्यू, ठीक है। अब ये जो 3 पार्टनर है, इनका रेशियो है 5:3:2। उन्होंने 2011 में एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी निकाली थी और उसका हर साल 3,000 का प्रीमियम भरते हैं वो। कब? 10 जून को। हर साल 3,000 का प्रीमियम भरते हैं 10 जून को। और अगर किसी की डेथ होती है तो उनको पैसा कितना मिलेगा? 50,000। कितना मिलेगा? 50,000। और पॉलिसी की हर साल सरेंडर वैल्यू हमें दी है कि अगर 2011 में हमने पॉलिसी स्टार्ट की थी तो उसकी उस साल सरेंडर वैल्यू नील है। जैसे कि आज 2011 हुआ, 10 जून को हमने 3,000 रुपये भर दिए, फिर जुलाई अगस्त सितंबर में कभी हमारा मूड बदल गया और हमने बोला कि पॉलिसी सरेंडर करने का है, तो इंश्योरेंस कंपनी हमको सरेंडर वैल्यू देगी। वो सरेंडर वैल्यू कितनी है? 0। 2012 में अगर हमारा मूड चेंज हुआ या कोई रिटायर हो रहा है तो हम सरेंडर करेंगे, सरेंडर वैल्यू मिलेगी 900, 2000, 3600, ठीक है। ब्लैक रिटायर्स ऑन 15 अप्रैल 2015, ठीक है। हमने पॉलिसी कब निकाला? 2011 में, और वो रिटायर कब हो रहा है? 2015 में। प्रिपेयर द लेजर अकाउंट अज्यूमिंग नो GLP अकाउंट इज मेंटेन्ड। हमको क्या करना है? लेजर अकाउंट बनाना है, ये अज्यूम करना है कि JLP अकाउंट नहीं बनाया है।
जेएलपी अकाउंट नहीं बनाया है, इसका मतलब क्या हुआ? एक्सपेंस ट्रेड किया। इसी का मतलब क्या हुआ? एक्सपेंस ट्रेड किया। एक्सपेंस ट्रेड किया। जब एक्सपेंस ट्रेड किया ना, तो ये जो डेटा है ना, ये इररिलेवेंट है। कौन सा डेटा? सरेंडर वैल्यू का डेटा मेरे लिए इररिलेवेंट हो जाता है। अगर एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं ना, तो सरेंडर वैल्यू का डेटा हमारे लिए इररिलेवेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे बुक्स में जेएलपी आ ही नहीं रही है, और सरेंडर में जो पैसा मिलेगा वो मेरा इनकम है। ठीक है, तो देखेंगे, बहुत इजी है। हर साल हम क्या भर रहे हैं? प्रीमियम। गेट लगा लो। जेएलपी प्रीमियम भर रहे हैं हम। ठीक है, प्रीमियम पे कर रहे हैं। पे कब कर रहे हैं? हर महीने की 10 तारीख को। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। आंसर्स में डेट लिखने का है। बोला डेट्स आर इंपॉर्टेंट। डेट लिखने का है, प्रेजेंटेशन में मार्क्स मिलते हैं। तो हम पहला प्रीमियम कब पे किया हमने? कब? 10 जून को। तो 10 जून को एंट्री क्या होगी? प्रीमियम पे किया, तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना प्रीमियम है? 3000। ठीक है, अब इसको कैपिटलाइज किया गया हमने? नहीं, एक्सपेंस बुक कर दिया। तो 31 दिसंबर को जब साल खत्म होगा, तब इसकी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कितना? 3000। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहाँ क्या आएगा? 31 दिसंबर 2011 टू जेएलपी प्रीमियम 3000। ठीक है, कोई दिक्कत? साल खत्म हो गया। अगले साल 10 जून 2012 क्या होगा? टू बैंक, सेम एंट्री 3000। और फिर 31/12 को क्या होगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर हो जाएगा। कितना? 3000। 31/12/12 टू जेएलपी प्रीमियम। कितना? 3000। अगले साल क्या होगा? अगले साल फिर से यही एंट्री 3000। 31/12/13 को सेम एंट्री 3000। ठीक है, यहाँ पे 3000। उसके बाद क्या हो रहा है? 14 में सेम एंट्री हो रही है 3000। ठीक है, पॉलिसी हमारी मैच्योर कब हो रही है? ब्लैक रिटायर कब हुआ? अप्रैल 2015 में। अप्रैल 2015 में। तो 2014 खत्म हो गया। हो गया 2015। अब 2015 की इंस्टॉलमेंट भर दूं क्या? हाँ, क्यों? अभी तो सर जनवरी स्टार्ट हुआ है, हमें भरना कब है? जून में। ठीक है, जून में भर देंगे। ये है हमारा जून। जनवरी स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे बीच में क्या हो गया? अप्रैल में रिटायर हो गया। क्या हो गया? रिटायर हो गया। रिटायर हो गया तो क्या होगा? अब कोई रिटायर हो गया तो क्या होगा? हाँ, रिटायर हुआ तो उसको हम क्या करेंगे? सरेंडर करेंगे। क्या करेंगे? सरेंडर।
मतलब हमने पॉलिसी को सरेंडर कब किया? 2015 में हमने पॉलिसी को सरेंडर किया, तो हमको क्या मिलेंगी? सरेंडर वैल्यू मिलेगी। तो सरेंडर वैल्यू कितनी है नमन इसकी 2015 में? 2015 में 2014 के बाद में सरेंडर वैल्यू कितनी आ रही है इसकी? हाँ 3600। तो हमको क्या मिल गया? 3600। तो हमारे एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट क्या होगा? 3600 टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। 3600 कहाँ से आया पैसा? जेएलपी से आया है ना। अब ये पैसा किसका है? पार्टनर्स का। बांट दो गरीबों में। जेएलपी अकाउंट डेबिट कितना? 3600 टू लाल काला सफेद, टू रेड वाइट ब्लैक कितना कितना? 1800। हाँ 720। समझा ये? कोई दिक्कत? मैडम आपको समझा फर्स्ट बेंच? हाँ समझ रहा है धीरे धीरे है ना। सही है। आपका नाम क्या है? रवीना। ठीक है। किसी को दिक्कत? आपको समझा भैया? हाँ समझा है। ठीक है। इसमें कुछ समझना है क्या आपको? जेएलपी पे सवाल आते हैं, इसमें कुछ समझना होगा तो पूछ लो। अभी सेम न्यूमेरिकल आगे नहीं है, इसके जैसा एक भी न्यूमेरिकल नहीं है आगे। इसमें कुछ समझना है क्या? ठीक है। अब पेज नंबर 8.117 पे आ जाइए। ठीक है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, उसके ट्रीटमेंट्स है। पहला ट्रीटमेंट ले रहे हैं हम उसको प्रीमियम मेथड। अभी जो अपन ने सॉल्व किया उसको क्या नाम है? प्रीमियम मेथड नाम है। प्रीमियम मेथड, उसमें हमने क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया। ठीक है। तो इसको देखेंगे। इफ जेएलपी पॉलिसी डज नॉट अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, है ना, then the firm will gain on the death of a partner. For example, A, B, C are in partnership sharing profits and losses 5:3:2. They took a JLP of rupees 1 lakh. Now A dies, the firm will receive 1 lakh from the insurance company. अभी हमने क्या देखा था कि JLP का ट्रीटमेंट रिटायरमेंट पे देखा था, है ना। रिटायरमेंट पे सरेंडर वैल्यू मिलती है ना। लेकिन अगर किसी की डेथ हो जाती है या मैच्योर हो जाता है तो पॉलिसी की जितनी वैल्यू उतनी मिलती है। वैल्यू कितनी है? 1 लाख। तो कौन रिटायर हुआ? अभी किसकी डेथ हुई? ए की डेथ हो गई, तो हमको कितना पैसा मिलेगा? 1 लाख। अगर क्वेश्चन में होता ए रिटायर हुआ तो कितना पैसा मिलता? सरेंडर वैल्यू। ठीक है। तो 1 लाख मिल गया। तो जो 1 लाख मिला उसे क्या ट्रीट करूं? जो 1 लाख मिल रहा है मुझे वो क्या है? हाँ इनकम। इनकम। हम प्रीमियम मेथड यूज कर रहे हैं। प्रीमियम मेथड मतलब खर्चे वाली मेथड। तो जब जब हमने प्रीमियम भरा तब तक खर्चा बुक किया। तो जब अब पैसा आ रहा है तो उसे इनकम ट्रीट करो। तो पैसा आया, तो पैसा आया की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट। किसने दिया पैसा? जेएलपी ने, है ना। और ये पैसा है किसका? तीनों गरीबों का है। बांट दो ए, बी और सी में। अब सर ए तो चल दिए, ए तो नहीं रहे, तो किसको देंगे? हाँ ए नहीं रहा तो उसके एग्जीक्यूटर को देंगे। उसकी मिसेज होगी, उसकी वाइफ होगी, उसके बच्चे होगी। कोई नहीं रहा तो उसकी गर्लफ्रेंड होगी। कोई ना कोई तो होगा इस दुनिया में, है ना। कोई ना कोई तो होगा। 4 कंधे देता है तो 4 में से किसी एक को दे देंगे। लीगल एग्जीक्यूटर को देंगे, लीगल हियर को देंगे। क्वेश्चन में दिया होता है ऐसा, लीगल एग्जीक्यूटर। तो ए का कैपिटल क्रेडिट कर दो। अच्छा ये क्या रेशो में किया हमने?
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में किया हमने, क्या किया हमने, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में किया है, ठीक है। आ जाओ वापस जहां थे हम। अब सेकेंड मेथड क्या है, इसे असेट ट्रीट करेंगे, जेएलपी को हम असेट ट्रीट करेंगे। तो व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन असेट, अगर असेट ट्रीट किया तो क्या होगा, बैलेंस शीट में असेट खड़ी होगी, बैलेंस शीट में असेट आ जाएगी, कितनी आएगी असेट, जितनी उसकी वैल्यू है। इन दिस केस इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इज फर्स्ट डेबिटेड टू लाइफ पॉलिसी अकाउंट, लाइफ पॉलिसी अकाउंट मतलब जेएलपी अकाउंट डेबिट, ठीक है, एंड क्रेडिटेड टू बैंक, कोई दिक्कत इसमें, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। एट द एंड ऑफ ईयर द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ सरेंडर वैल्यू इज ट्रीटेड एज अ लॉस एंड इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब हमने जेएलपी अकाउंट बना लिया, उसको डेबिट कर दिया, बैंक को क्रेडिट कर दिया। अब साल जब खत्म होता है तो हम हमारी एसेट्स को क्या कर रहे हैं, रियलाइजेबल वैल्यू पे ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रियलाइजेबल वैल्यू पे। बुक्स में हमारे वैल्यू दिख रही है उसकी ज़्यादा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की वैल्यू दिख रही है ज़्यादा, लेकिन अगर आज हम इंश्योरेंस कंपनी के पास गए तो हमको मैच्योरिटी अमाउंट देगा कि सरेंडर वैल्यू देगा, सरेंडर वैल्यू। जो सरेंडर वैल्यू वो कम है कि ज़्यादा है, कम है ना। हमारे बुक्स में दिख रहा है 3000 और सरेंडर वैल्यू है 2100, मतलब बुक्स में कितना ज़्यादा दिख रहा है, 900। तो ये सही है कि गलत है, 900 दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए, इसको राइट ऑफ कर दो, इसको क्या करेंगे, 900 को राइट ऑफ कर देंगे। तो जब जब प्रीमियम भरेंगे असेट को डेबिट करेंगे, असेट कौन सी है, जेएलपी अकाउंट डेबिट, जब जब प्रीमियम भरा इसे डेबिट किया और ईयर एंड पे क्या किया, उसको रिवैल्यू किया, उसको सरेंडर वैल्यू पे लाके छोड़ दिया। सरेंडर वैल्यू से ज़्यादा है तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया और पॉलिसी को क्रेडिट किया, ठीक है। हमारे बुक्स में पॉलिसी थी 3000 की, सरेंडर वैल्यू है 2100, 900 का ओवर वैल्यूएशन है, उसको राइट ऑफ करो, उसको नीचे लाओ, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे। Red, white and black shade profits in the 5:3:2. They took out a JLP policy in 2007 for 50,000. A premium of 3,000 being paid annually on 10th June. अच्छा पूरा सेम है. Black retires on 5th April 2015. Prepare the ledger account assuming JLP account is maintained on surrender value basis. इसका मतलब क्या हुआ, असेट ट्रेड किया, एक्सपेंस ट्रेड किया, असेट ट्रेड किया, बैलेंस शीट में JLP का अकाउंट आएगा, है ना रवीना, बैलेंस शीट में असेट्स में जेएलपी आएगा, ठीक है। तो जेएलपी को डेबिट करेंगे हमने पहला क्या हुआ, 10 जून को क्या हुआ, प्रीमियम पे किया, तो क्या एंट्री रहेंगी, प्रीमियम पे किया तो बोलो नमन, जेएलपी अकाउंट टू बैंक, सोच लो, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक की जेएलपी टू बैंक, सागर जेएलपी प्रीमियम होना चाहिए ना, जेएलपी क्यों, असेट है, असेट ट्रीट कर रहे हैं, तो जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना, प्रीमियम का अकाउंट, प्रीमियम का अमाउंट, ठीक है। फिर ईयर एंड पे हम क्या कर रहे हैं, नहीं प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डाल रहे, ईयर एंड पे हम क्या कर रहे हैं, सरेंडर वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं, सरेंडर वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं। अब सरेंडर वैल्यू से कंपेयर करने के बाद दो बातें हो सकती है, एक तो जो सरेंडर वैल्यू है वो 3000 या उससे ज़्यादा होगी, 3000 या उससे ज़्यादा होगी, या लेस देन 3000 होगी, ठीक है। 3000 या उससे ज़्यादा है तो क्या करेंगे हम, कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन 3000 से कम है तो क्या करेंगे, जितना कम है उसको राइट ऑफ करेंगे। प्रूडेंस यही बोलता है ना कि जो भी लॉस हो रहा है उसको बुक कर लो। तो हमारी 31 दिसंबर को हम वैल्यू चेक करेंगे, सरेंडर वैल्यू कितनी है, अगर 3000 है तो कुछ नहीं करेंगे, 2000 है तो 1000 राइट ऑफ करेंगे, जितना भी कम है उसको राइट ऑफ करेंगे। तो क्वेश्चन में देखो 2011 की सरेंडर वैल्यू कितनी है, कितनी है, क्या नील है, कुछ भी नहीं है, जीरो है, नील नितिन मुकेश कुछ भी नहीं है,
सरेंडर वैल्यू कितनी है 0, और हम बुक्स में कितना दिखा रहे हैं 3000, तो पूरा जो 3000 है उसको क्या करो राइट ऑफ। राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। जेएलपी ठीक है 3000 कर दिया यहाँ पे, और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आ गया टू जेएलपी अकाउंट। ठीक है बैलेंस कितना है, बैलेंस कितना बचा है, कुछ बचा है क्या बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 0 जेएलपी अकाउंट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 0। अब क्या होने वाला है, हाँ ठीक है अब क्या होने वाला है, अगले साल 2012 में कुछ हुआ है क्या, कोई रिटायर हुआ, किसी की मौत हुई, कुछ नहीं हुआ, प्रीमियम भर दूं तो पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 0, प्रीमियम कितना 3000 भर दिया मैंने, 3000 का प्रीमियम पे कर दिया। अब 3000 का प्रीमियम पे करने के बाद 31 दिसंबर तक कुछ हो रहा है क्या, हाँ नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे कि नहीं डालेंगे, पहले सरेंडर वैल्यू निकालो। 2012 में सरेंडर वैल्यू कितनी है, कितनी है 900, और हम वैल्यू कितना कर रहे हैं उसको 3000 है ना, देख लो इधर ब्लैक बोर्ड पे अपना स्क्रीन पे देख लो, वैल्यू कितनी है 3000 बुक्स में हमारे, और एक्चुअल में कितनी आ रही 3000, तो एक्सेस कितना है 2100, तो 2100 को क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे, 2100 को प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे, तो ये 2100 को हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। एंट्री क्या होंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। ठीक है अगले साल क्या हो रहा है, बैलेंस आ रहा है क्या ओपनिंग कुछ, कितना 900 का ओपनिंग बैलेंस आ गया। ये साल कुछ हो रहा है क्या, मौत मिट्टी रिटायरमेंट नहीं, प्रीमियम भर रहे भर दो, कितना 3000 का प्रीमियम भर दिया। 31 दिसंबर 2013 तक कुछ हो रहा है क्या तन्वी रवीना, नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे सरेंडर वैल्यू से कंपेयर करो, सरेंडर वैल्यू कितनी है 2000, और हमारे बुक्स में बैलेंस कितना है 3900, कितना ज्यादा है 1900, क्या करूं क्या करूं राइट ऑफ करूं, राइट ऑफ की एंट्री, हाँ आप बोलो, P&L ला डेबिट करणार आणि JLP ला क्रेडिट करणार, वी विल डेबिट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू JLP 1900, कोई दिक्कत, बैलेंस कितना बचा है, हाँ 2000, 1900 राइट ऑफ किया तो 2000 का बैलेंस आ गया। प्रीमियम भरू, कोई मौत मिट्टी हुई जून तक, प्रीमियम भर दिया 3000 का, बैलेंस कितना हो गया 5000। सरेंडर वैल्यू कितनी है 2014 में, मतलब 14 से मेरी एसेट की वैल्यू ज्यादा रिकॉर्डेड है, क्या करूं राइट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू JLP 1400। अब क्या हुआ है 2015 ओपनिंग बैलेंस कितना 3600, जून में मेरा प्रीमियम है भर दूं, उसके पहले कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है, वो मर गया, वो रिटायर हो गया, रिटायर हो गया तो क्या मिलेगा, हम कंपनी के पास जाएंगे, उसे बोलेंगे हे कंपनी हमारा पार्टनर रिटायर हो रहा है, हमारी पॉलिसी सरेंडर करो, तो बदले में पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा सरेंडर वैल्यू, कितनी है सरेंडर वैल्यू, कितनी है 3600, तो इतना बैंक में पैसा आ गया है ना, ये पैसा आ गया तो इसका क्या करेंगे हम, उलाला बांट लेंगे इसको, 3600 को बांट लेंगे है ना, बांट लेंगे इसको, कौन से रेशो में बांटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सर ये तो बात हुई सरेंडर की, लेकिन अगर 1 अप्रैल को सरेंडर अपना रिटायरमेंट की जगह उसकी डेथ हो जाती,
एक बुरी घटना है, किसी की डेथ हो गई, तो क्या होता? हाँ, मतलब वो मर गया तो 50,000 मिलेंगे, मतलब कोई मर रहा है तो पैसा मिल रहा है, कितनी अच्छी बात है। मतलब वो रिटायर हो रहा है तो सिर्फ 3600, वो मर गया तो 50,000, तो क्या अच्छा है? मार दो उसे। तो अगर वो रिटायर हो रहा है तो क्या मिलेगा? 50,000। तो क्या होगा, बैंक में हमें 50,000 आएगा, और वो 50,000 का क्या होगा? पार्टी, बंटवारा होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आ जाओ। अच्छा ये लिख लो, आप लोग सॉल्व करो इसको बगैर देखे। नहीं 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 हुआ, सॉल्व करो इसको। हो गया क्या? फटाफट सॉल्व करो इसको, ज्यादा स्केल पेंसिल नहीं यूज किया तो भी चलेगा। सॉल्व करो बगैर देखे करो, कोई आपकी बुक चेक नहीं कर रहा है, इंस्टीट्यूट में आपकी कॉपी जा नहीं रही है, बगैर देखे सॉल्व करने की कोशिश करो, दो दो एंट्री तो भी पास करो। सागर आप लेट आए आज, कल भी लेट आए थे, क्यों लेट आते हो? घर से तो सही टाइम पे निकलते हो आप। रास्ते में टॉनिक मिलता है क्या? किसी से मिलते हुए आते हो क्या? मतलब दोस्त वगैरह से, किसी से टाइम पे आने का ना लिंक लगती, लिंक। अच्छा उसका लिंक लगा है बाहर। अच्छा, देखो ब्लश क्यों कर रहा हो, लाल क्यों हो गया इतना? देखो उसको चेहरा तो देखो, उसका कितना हंस रहा है वो। ये प्राची चले गई क्या उठ के? हाँ, अच्छा पीछे बैठी है। और आपके पास कौन सी प्राची है जो आप बोल रहे हैं? हाँ, कौन सी प्राची थी वो, कहाँ बैठती थी वो? अच्छा, और ऋतुजा भी एक कम हो गई तीन में से, एक पीछे है एक सामने, और कौन है ऋतुजा? एक और थी ना, वो चले गई। ठीक है, और ये लोग नहीं आए चतुर्वेदी वगैरह? एमपी गया होली खेलने? कल होली खेले क्या आपने? अच्छा कल खड़गवासला क्यों नहीं आए आप लोग? मैं और आदित्य सर अकेले पहुंच गए वहां पे। 4 बजे अपनी बात क्या हुई थी? खड़गवासला चलने का है। क्यों? क्यों कैंसिल किया था आपने? हाँ, करण सर बोले? अच्छा, आप लोगों की इच्छा थी क्या तो? अच्छा ऐसा बोले क्या? क्या है? नहीं, अपने को समझता ही नहीं, अपन क्या गांव से आए, वेस्टिन वगैरह कुछ समझता ही नहीं अपने को। अपने को एक ही समझते हैं यहाँ पे, जोशी वड़े वाले, है ना, गार्डन वड़ा पाव। ज्यादा ही हो गया था मैकडोनल्ड का वड़ा पाव। हाँ, आलू पेटीस। चलना था कल खड़गवासला, मजा आता था। नहीं हम दोनों तो मजे करके आए, मैं और आदित्य सर घूम के आए। क्या है, दोनों बाहर गांव से, हमारा कोई दोस्त नहीं, कोई यार नहीं, कोई टॉनिक नहीं हमारे पास। हमें तो हमारा जिंदगी का गुजारा करना ही है ना, क्या करेंगे रूम पे बैठ के भी। होली खेलने के लिए 2 लोग लगते हैं। हाँ, कैटरीना सिर्फ मेरी बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करता हूँ मैं। नमन के साथ होली खेलना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता था, बड़ी पार्टी है, उसे सब ऑर्गेनिक कलर वगैरह चाहिए, उतना अपन अफोर्ड नहीं कर सकते। आप लोगों ने खेला होली? क्या बात कर रहे हैं? अच्छा कल होली क्यों नहीं खेला आप लोगों ने?
अरे ये बहुत बड़ा मीथ है बोला। हमारा गोल क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं, हमारा गोल क्या है?